अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा आज मुझे लेना था टेस्ट, लेकिन कल कुछ बच्चियों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि आज मिस आप टेस्ट ना लें, तो इस वजह से मैं टेस्ट नहीं ले रही। ठीक है, तो मैं समझा रही हूँ। चैप्टर नंबर 14 का ये हमारा 4th लेक्चर है। कल हमने जो किया था काम, कल हमने पढ़ा था एम्पियर्स लॉ, इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे कि एम्पियर्स लॉ के पहले न्यूमेरिकल हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजीज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे। और स्टार्ट हम कहाँ से ले रहे हैं, कल जो हमने किया था। ठीक है, एम्पियर्स लॉ, तो ये एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड तुम्हारी बुक की प्रॉब्लम है 14.5। ठीक है, तुम्हारी बुक की प्रॉब्लम है 14.5 जो कि एम्पियर लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ से। अब पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में कहते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनसाइड अ टोराइड अ फील्ड ऑफ 2 एक्सपोनेंट -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। किससे शो करेंगे हम, कैपिटल बी से। क्या वैल्यू है इसकी, 2 एक्सपोनेंट -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और देखो डेटा में यहाँ लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला। ठीक है, मैंने जानबूझ के डिफरेंट किया है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ऊपर डिफरेंट है, नीचे डिफरेंट यूनिट। क्यों कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड जब हम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, नंबर 1। और मैग्नेटिक फील्ड ही का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड ही का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये टेस्ला भी, दोनों। ठीक है, थर्ड भी है। फिर क्या है, ये कहते हैं द टोराइड हैज़ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। रेडियस है तो स्मॉल से शो करेंगे, आर से। और क्या है, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 को डिवाइड करेंगे हम 100 से। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे कहते हैं एंड 300 टन्स, नंबर ऑफ टन्स को शो करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन यहाँ पे क्या है, 300। फिर आगे कहते हैं फाइंड द करंट। क्या फाइंड करना है हमें, करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। करंट को शो करेंगे आई से। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट है, पहले इसी को देख लेते हैं, फिर आगे भी है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन था, बी गिवन है, स्मॉल आर गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट हमें फाइंड करना है, और क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, वो एग्जाम में गिवन होता है। म्यू नॉट इक्वल होता है किसके, 4 पाई एक्सपोनेंट -7 के। कल जब मैं थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने समझाया था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोराइड का, ये क्वेश्चन में देखो कौन सा टॉपिक है, टोराइड लिखा ही हुआ है, मेंशन। तो टोराइड का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। टोराइड का फॉर्मूला क्या था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो 300 गिवन है हम वो रखेंगे। आई क्या है, करंट हमें फाइंड करना है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू भी गिवन है, क्या है, 2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, और फिर 2 पाई आर, पाई की जगह 2 हम क्या रखते हैं, यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है पाई के, क्योंकि जब हम म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे ना, पाई और पाई ऊपर नीचे देखो कैंसिल हो रहा है। यहाँ सारी वैल्यूज हमने पुट की तो करंट आ गया 5 एम्पियर। ये तो एक पार्ट था जहाँ तक हमें करंट फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन में है कि फाइंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। करंट फाइंड कर लिया, फिर आगे कहते हैं कि इफ़ द टोराइड इज वुंड ऑन एन आयरन कोर ऑफ परमेबिलिटी 300 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हाट इंक्रीज इन बी। कहते हैं अगर हम म्यू, ठीक है ना, म्यू नॉट हमारे पास जो है, परमेबिलिटी को हम 300 टाइम्स इंक्रीज कर दें। जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, म्यू नॉट। सिर्फ परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू। ठीक है, कहते हैं अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू को 300 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो बी की वैल्यू में कितना इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो पार्ट बी के लिए म्यू कितना गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है 300। ठीक है, पार्ट बी के लिए हमारे पास यहाँ देखो, ठीक है, ये म्यू की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 300 म्यू नॉट। हम क्या करेंगे, पार्ट बी या सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस रखने के लिए क्या करेंगे, इसको बी से शो किया है तो इसको बी डैश से शो कर रहे हैं। क्या है, बी डैश इक्वल्स टू, अच्छा देखो सेकंड पार्ट में म्यू गिवन है, म्यू नॉट नहीं गिवन है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट की जगह रखेंगे हम म्यू, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, वही रहेगा जो ऊपर है।
ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। म्यू हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में यहाँ देखो कहते हैं परमेबिलिटी इज़ 300 टाइम्स। परमेबिलिटी है तो हम किससे शो करेंगे, म्यू से। और अगर लिखा हो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तो म्यू नॉट होगा, ठीक है। अगर सिर्फ परमेबिलिटी है तो किससे शो करेंगे, म्यू से। तो इसीलिए फॉर्मूले में हमने म्यू नॉट की जगह म्यू रखा है और बी की जगह हमने बी डैश रखा है, ताकि दोनों में डिफरेंस रहे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि देखो ये म्यू की जगह तो क्या आ जाएगा 300 म्यू नॉट, के म्यू देखो किसके इक्वल है 300 म्यू नॉट, तो इस म्यू की जगह हमने रख दिया 300 म्यू नॉट और बाकी ऐसे ही रहने दिया एन आई 2 पाई आर। देखो एन आई 2 पाई आर ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर, ये देखो किसके इक्वल है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, किसके इक्वल है बी के। तो हम क्या करेंगे, ये जो है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, इस पूरी चीज़ की जगह रख देंगे बी, ठीक है। पूरी चीज़ की जगह बी रख देंगे तो ये होगा बी डैश इक्वल्स टू 300 बी। एक स्टेप ये इक्वेशन नंबर 3 के बाद लिखोगे बी डैश इक्वल्स टू 300 बी, ठीक है। इट मीन्स कि जब हम परमेबिलिटी को 300 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 300 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू रखेंगे 300 म्यू नॉट। जब हम रखेंगे इसकी वैल्यू तो रखने के बाद म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर की जगह बी रख देंगे, तो अगला स्टेप हो जाएगा बी डैश इक्वल्स टू 300 बी, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, जैसे ये वाला स्टेप डायरेक्ट आएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो डिवाइडेड बाय दिस एंड दैट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या शो कर रही है इक्वेशन कि व्हेन वी इंक्रीज परमेबिलिटी 300 टाइम्स देन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज बाय 300 टाइम्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये तो प्रॉब्लम थी। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि तुम्हारी बुक में तो ये एक ही प्रॉब्लम थी, लेकिन 10 ईयर में प्रॉब्लम्स हैं एम्पेयर्स लॉ की, ठीक है। 10 ईयर में एम्पेयर्स लॉ की प्रॉब्लम्स हैं। तो कल तुम्हें क्या करना है कि कल का जो लेक्चर है वो मैं व्हाट्सएप पे लूँगी, ठीक है। कल का लेक्चर व्हाट्सएप पे होगा और तुम लोगों को क्या करना है कि 10 ईयर लेके बैठना है, ठीक है। कल के लेक्चर में 10 ईयर कैलकुलेटर पेंसिल कॉपी लेके बैठोगे, कैलकुलेटर और तुम्हारे पास 10 ईयर ज़रूर होना चाहिए। तो हम करेंगे एम्पेयर्स लॉ के प्रॉब्लम्स करेंगे 10 ईयर से देख के, ठीक है। चलो अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुनते जाओ क्या है, वेन एवर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो वर्ड है ना हल्का सा मीठा हुआ, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये तो डेफिनेशन जो लिखी हुई थी मैंने वो पढ़ी। इसके बाद देखो ये वाली जो है ना मेथड टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये तुम्हें खुद से पढ़ना है और इसको समझना है। मैं डेफिनेशन समझाऊंगी, ये सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि अगर किसी भी सर्किट में से अच्छा ओके, इससे पहले हम देखते हैं करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया था, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। फिर एक टर्म हमने पढ़ी थी फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है कि नंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, कि किसी भी एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। यहाँ फिर डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। बी और ए का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फ्लक्स के इक्वल होता है। जब भी हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास है तो इट मीन्स हमारे पास फ्लक्स होगा। फ्लक्स अगर नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ पॉइंट्स जो मैं समझा रही हूँ कि जब भी किसी भी कंडक्टर से जैसे ही हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसमें फ्लक्स भी क्या होता है, फ्लक्स इसमें से प्रोड्यूस हो रहा होता है। फ्लक्स की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ जाते हैं
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही होती है, ठीक है, तो उसमें से जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स को अगर जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स को अगर हम चेंज कर दें, किसी भी कंडक्टर में से जो फ्लक्स पास हो रहा होता है उस फ्लक्स को जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, पास हो रहा होता है, जो भी हम ठीक है वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उस फ्लक्स को अगर हम क्या करें, चेंज कर दें, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से क्या होता है, उस कंडक्टर में ईएमएफ और करंट दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, इंड्यूस होती हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से हमें क्या मिलता है कि अगर किसी कंडक्टर का जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को हम चेंज कर दें, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमें ईएमएफ और करंट मिलता है। तो वो ईएमएफ और वो करंट जो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से मिले उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। कि जब हम किसी भी कॉइल कंडक्टर में से जो फ्लक्स पास हो रहा होता है, फ्लक्स को चेंज करें, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हमें मिल रहा होता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, कि सपोज़ मैंने कहा मेरे पास एक मैग्नेट है और एक क्या है, कॉइल है। अगर मैग्नेट और कॉइल हमने करीब करीब रखे हैं और कॉइल को मैं मूव करूं तो भी उसमें इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, हमें मिलेगा। या मैंने कॉइल को रखा हुआ है और मैग्नेट को मैंने क्या किया, मूव किया, तो भी क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें हमें मिल रहा होगा। फिर क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या किया कि किसी वायर को, कंडक्टर को रख दिया, ठीक है। अब क्या है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमें फ्लक्स भी मिल रहा होगा, है ना। तो अब क्या करें कि अगर हम उस जो मेरे पास कंडक्टर वायर है या वायर है उसका एरिया अगर हम चेंज कर दें, तो चेंज ऑफ एरिया की वजह से भी क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर या फिर हम क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल या कंडक्टर को रखा और उसे मूव करें, तो मूवमेंट ऑफ कॉइल और मूवमेंट ऑफ क्या है, कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिल रहा होता है। या फिर क्या है कि मैंने कहा भाई मेरे पास दो सर्किट हैं, ठीक है, दो अलग अलग सर्किट हैं, एक है सर्किट ए, एक है सर्किट बी। अब क्या किया कि हमने किसी एक सर्किट में करंट चेंज किया, तो करंट चेंज करने की वजह से भी हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। या फिर हम फ्लक्स चेंज करें तो भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ये तो मेथड है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक ही चीज़ है, डेफिनेशन वही चल रही है, ठीक है, गौर से सुनना है कि अगर हम किसी कंडक्टर से जो फ्लक्स पास हो रहा होता है उस फ्लक्स को हम चेंज करें, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ क्या है, इंड्यूस हो रहा होता है। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलता है, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर से जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स को हम चेंज करें, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, वो हमें मिल रहा होता है। अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स हम चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से मिल रहा होता है। अगर हम फ्लक्स को तेज़ी से चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को कम कर देंगे तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू को कम करेंगे तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो फैराडेज लॉ जो है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो पार्ट हैं, ठीक है, लिखा हुई है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर किसी कंडक्टर से जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स को हम चेंज करें, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिल रहा होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल्स टू आएगा, और कांस्टेंट है यहाँ पे एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है। एन किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को। डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स है, और ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी पूरा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। सिर्फ डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स। डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल,
और कंडक्टर जो हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है। ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन शो करता है लेंजिस लॉ को। लेंजिस लॉ क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। पहले तुम्हारा काम बता दूं, यहाँ वेयर है, वेयर के बाद मैंने नहीं लिखा, तुम लोग लिखोगे। वेयर के बाद क्या लिखोगे? ईएमएफ में क्या लिखोगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। एन लिखोगे एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, डेल्टा फाई इज फ्लक्स, और फिर इसके बाद लिखो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ये वेयर के बाद तुम्हें खुद से लिखनी है ये चीज़ें, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बताया कि ये ईएमएफ इक्वल है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ मैंने माइनस लगा दिए। जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है लेंजिस लॉ को। अब लेंजिस लॉ क्या है कि हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। लेंजिस लॉ क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और जो करंट इंड्यूस्ड करंट है उसको शो कर रहा होता है। इसमें क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है। अच्छा देखो, एक सर्किट जब हमारे पास होता है तो एक सर्किट में तो करंट फ्लो कर रहा होता है, एक एक्चुअल करंट होता है, ठीक है। एक सर्किट है भाई, उसमें एक एक्चुअल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और एक करंट वो होता है जो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक सर्किट है भाई, मेरे पास सर्किट है, उसमें डिफरेंट चीज़ें, रेजिस्टेंस भी लगी हैं, मैंने एमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मुझे मेजर भी तो करनी है ना चीज़ें, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगा दी सपोज। अब क्या है कि एक सर्किट में जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। एक तो उसका एक्चुअल करंट है और एक इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। तो लेंजिस लॉ क्या बताता है कि एक्चुअल करंट एंड इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना, आर ऑलवेज इनकी डायरेक्शन, ठीक है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। कि जो इंड्यूस्ड करंट है और जो एक्चुअल करंट है ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। फिर क्या? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए स्ट्रेट वायर। इसका आसान चीज़ ये है, इससे देखो, अगर मुझे इंड्यूस्ड करंट की मुझे चाहिए डायरेक्शन तो हम कैसे करेंगे? राइट हैंड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड में क्या है? ये मोशन ऑफ कंडक्टर है। ये क्या है? थंब किसे बता रहा है? मोशन ऑफ कॉइल, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या है? कंडक्टर की मूवमेंट, मोशन। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? करंट, ठीक है। तो ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास एक तो है म्यूचुअल इंडक्शन और एक है सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल के वैसे भी अगर हम डेली लाइफ में इसके मीनिंग्स देखें तो क्या होता है? मिलजुल के, बाहमी, ठीक है, मिलजुल के काम करना, बाहमी जो काम होता है। बाहमी का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग जो काम करें, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि इसमें भी हम क्या करते हैं कि दो कॉइल्स लेते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल लेते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि प्राइमरी कॉइल क्या है, सेकेंडरी कॉइल क्या है? हमें पता है कैसे लगता है ये कि हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं, ठीक है, या फ्लक्स को चेंज करते हैं। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स या करंट चेंज होता है, तो वो चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो, अब दो कॉइल हम लेते हैं और दोनों कॉइल्स को करीब करीब रखते हैं। दो कॉइल्स लेते हैं, दोनों कॉइल्स को बिल्कुल करीब करीब रखते हैं मिनिमम डिस्टेंस पे। तो उससे क्या होता है, जब एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरी कॉइल तक जा रहा होता है, सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। कि प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो प्राइमरी कॉइल में हुआ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है हमारे पास करंट, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये काम पूरा जो प्रोसीजर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही है ना, कि चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमें करंट भी मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ईएमएफ भी मिल रही है। यही डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थी। इसी डेफिनेशन को दो हिस्सों में कर दिया हमने कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया या फ्लक्स चेंज किया, उस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, फिर है इसकी डेरिवेशन। अब क्या है कि ये क्या है, देखो ईएमएफ, नीचे छोटा सा एस लिखा है, ये क्या है, ईएमएफ
इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा आई क्या है, चेंज ऑफ करंट, और पी क्या शो कर रहा है यहाँ पे, चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, और जो पूरी ये जो टर्म हमारे पास है डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, कि ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे इक्वल्स टू और कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कैपिटल एम। ये नेगेटिव साइन क्या है, लेंजिस लॉ को शो करता है। लेंजिस लॉ क्या है कि इंड्यूस्ड करंट एंड एक्चुअल करंट आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पे, m है कांस्टेंट, और इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रोसेस है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। डेल्टा आई पी क्या है, चेंज ऑफ डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। और m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, m म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये नेगेटिव साइन क्या है, शोज लेंजिस लॉ। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि हम m को यहाँ रखेंगे माइनस को, और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास माइनस ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ये तुम्हें खुद से देखनी है, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो। ठीक है ना, अब देखो तुम्हें शॉर्ट कैसे करना होता है कि ज़रूरी नहीं इतनी सारी 5-6 लाइनें जो लिखी तुम्हें याद करनी है। तुम सही बात लिखो, चाहे 2 लाइनों में लिखो। ठीक है, 2 लाइनों में लिखो या 5 लाइनों में हो, वो जो तुम लिख रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम इसको डेफिनेशन से भी याद कर सकते हैं, हम रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि m क्या है, ये डिवाइड हो रही हैं। जब भी 2 चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो इट मीन्स वो क्या है, रेशो, वो रेशो को शो करता है। अब कौन कौन सा रेशो है, एक यहाँ पे वैल्यू ये वाली है ईएमएफ वाली, सेकंड वैल्यू है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये लिखा भी हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। या हम क्या कह सकते हैं, द रेशो बिटवीन EMF, induced EMF and rate of change of current is known as mutual inductance। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, और नेगेटिव साइन किसे शो कर रहा है, लेंजिस लॉ को। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा, कौन क्या था हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेम प्रोसीजर है, देखो सारी डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है ये वाली, कौन सी वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है जो हम बार बार यूज़ करेंगे। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या कर रहे हैं कि उसको डिफरेंट वेज में कर रहे हैं, समझो। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेज से कर रहे हैं हम। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था कि अगर किसी कंडक्टर या कॉइल में से हम करंट चेंज करें, फ्लक्स चेंज करें, तो उसमें ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, डेफिनेशन वही है, सिर्फ हमने कहा एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल। चेंज ऑफ फ्लक्स कहाँ होता है, प्राइमरी कॉइल में, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है, सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्शन क्या है, ये एक ही कॉइल में काम हो रहा है, एक ही कॉइल होता है, उसी कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, उसी कॉइल में क्या होता है, करंट, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो उसको हमने कह दिया सेल्फ। सेल्फ मीन्स क्या होता है, सेल्फ मीन्स क्या होता है, यानी कि खुद, एक। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि फ्लक्स भी वहाँ चेंज होगा और वहीं पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हमें मिल रहा होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये तुम्हें खुद से पढ़नी है। ठीक है, देखो ये एक ही कॉइल है, इसी कॉइल में चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये है ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई, ये डेल्टा आई है, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ इक्वल्स टू आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, एल है, तो ये हो गया ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। एल जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है ये, सेल्फ इंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। नेगेटिव साइन किसे शो कर रहा है? लेंजिस लॉ को। अच्छा, फिर एक चीज़ और है जो इसमें आज के लेक्चर में नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। समझो एक तरह का असाइनमेंट है, डेफिनेशन इसकी ढूंढ के मुझे लिख के भेजोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनका यूनिट होता है हेनरी, HENRY, हेनरी, ठीक है। ये जो मेरे पास था यहाँ पे ये सेल्फ इंडक्टेंस, और इससे पहले हमारे पास था ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है, चाहे वो म्यूचुअल हो चाहे वो सेल्फ हो, दोनों का यूनिट होता है हेनरी। अब हेनरी की मुझे डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, एंड व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ हेनरी। अब तुम्हारा असाइनमेंट क्या है? डेफिनेशन लिख के मुझे भेजोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके बच्चा, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, मोशनल EMF। पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था कि चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड EMF हमें मिल रहा होता है। मोशनल EMF क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को रखें, ठीक है, पहले समझ लो, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं क्या लिखी हुई है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रखें और कंडक्टर को मूव करें, ठीक है ना, तो EMF प्रोड्यूस होता है। मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की वजह से भी EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो EMF जो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो उसे कहते हैं मोशनल EMF, ठीक है ना। EMF which is produced due to the movement of conductor in a magnetic field is known as motional EMF, ठीक है। अब तुम्हें रट्टे नहीं लगाने, चीज़ को समझो, समझ को ऑन वर्ड्स में लिखो। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 लाइनें, ज़रूरी नहीं इतनी सारी 6 लाइनें लिखो। तुमने समझ लिया, समझ को उसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन करो, लेकिन सही एक्सप्लेन करो, सही होनी चाहिए, डेफिनेशन लिखी हुई सही होनी चाहिए। अब इसको भी हम देख लेते हैं, ये क्या है। ये रहा, देखो क्या है कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड विद सर्टेन वेलोसिटी एंड EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स, दिस डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इज नोन एज मोशनल इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। कि जो सिंपल क्या है कि EMF, मोशनल EMF इज EMF विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, इसका प्रिंसिपल भी यही है, इसको देख लेना। अब क्या है कि हम इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। इक्वेशन हम ड्राइव कर, हम क्या सपोज कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ क्या है, L है, इसको हमने रखा ये मैग्नेटिक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, B है। कंडक्टर को हम मूव करेंगे, जब मूव करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V होगी, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं एक कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कैपिटल B से शो करेंगे, कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हम शो करेंगे L से, और कंडक्टर को जब हम मूव करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे चैप्टर नंबर 14 का सेकंड टॉपिक था कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो हमने मैग्नेटिक फोर्स के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी। ये तो सारी एक्सप्लेनेशन है, इसको चाहे ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ वो पीछे डेफिनेशन लिख के, इसके प्रिंसिपल लिख के डायरेक्ट यहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या थी, QVB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। हम क्या सपोज कर रहे हैं, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये E और V क्रॉस B, ठीक है। फिर क्या किया कि ये F क्या है, BEV, यहाँ क्रॉस को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हम चार्ज वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, चार्ज के लिए इक्वेशन। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, F इक्वल्स टू QV क्रॉस B। तो हम Q की जगह सिर्फ E से शो कर रहे हैं कि चार्ज है, Q भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या है कि देखो, अब हमें पता है कि अब हमारे पास क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, अब वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है, F डॉट D के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, F डॉट D। तो यहाँ हम D की जगह L ले रहे हैं, क्या है, FL। F क्या है, F के लिए ये वाली इसकी वैल्यू रखेंगे, BEV साइन ऑफ थीटा रखा और L एज इट इज़ यहाँ पे आ गया।
फिर इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या लेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने तुम लोग को इक्वेशन बताई थी, क्या होती है? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या है? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू ये रहा वर्क डन, क्या है? बी ई वी साइन ऑफ थीटा एल यहाँ रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू की जगह हम क्या ले रहे हैं? क्यू को शो कर रहे हैं ई से, तो ये ऊपर नीचे ई कैंसिल हो जाएगा। तो मोशनल ई एम एफ की हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस बी वी एल साइन ऑफ थीटा। क्या है? माइनस बी वी एल साइन ऑफ थीटा। आज के लेक्चर के में तुम्हारे पास 2 असाइनमेंट हैं, ठीक है। एक असाइनमेंट क्या है कि तुम्हें मुझे हेनरी क्या है? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इसकी डेफिनेशन मुझे चाहिए। फिर ये पैराग्राफ लिखे हैं इसको पढ़ के तुम्हें मुझे समझाना है, ये पढ़ के मुझे समझाना है। कैसे समझाओगे तुम लोग? कि इसको पढ़ोगे, मेरी रिकॉर्डिंग ज़ाहिर है पहले वो सुनोगे तो तुम्हें ये फ़ौरन समझ में आ जाएगा लिखा क्या है। फिर इसको तुम्हें मुझे वॉइस नोट भेजने हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजोगे व्हाट्सएप पे, ये लिखोगे नहीं, ये बोल के समझाओगे जैसे मैं समझाती हूँ। ये तुम्हारे असाइनमेंट हैं। एक क्या है? हेनरी की डेफिनेशन। दूसरा क्या है? ये लाइनें लिखी हैं ना, ये वाली, ये मुझे पढ़ो, ये क्या लिखा है। मुझे पढ़ के तुम लोग समझाओगे, मुझे नहीं पता भाई क्या लिखा है ना। कभी कभी तुम्हें भी समझाना चाहिए कि इसको है क्या चीज़। मेरा लेक्चर गौर से सुनोगे ना तो ये पैराग्राफ भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ, ये इतना ही था। इसको गौर से पढ़ना है, ठीक है। और जो 2 चीज़ें मैंने कही हैं, इन दोनों के आंसर्स जो हैं आज रात तक मेरे पास आ जाने चाहिए। और कल सुबह हम करेंगे एम्पियर्स लॉ के न्यूमेरिकल, ठीक है। एम्पियर्स लॉ के न्यूमेरिकल हम करेंगे कल सुबह इंशाल्लाह। तो एम्पियर्स लॉ के लिए तुम्हें क्या करना है कि हम सोलिनॉइड और टोराइड के हैं। एक तो तुम्हारे पास कल जब बैठोगे व्हाट्सएप पे ठीक 9 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी। बुक, टेनियर, कैलकुलेटर, कॉपी, पेंसिल ये लेके बैठोगे, ठीक है। बुक और टेनियर ज़रूर होना चाहिए, उसके अलावा फिर काम नहीं होगा, ठीक है ना। मैं समझाती जाऊँगी और तुम लोग मैं समझाऊंगी, समझ के फिर उसको सॉल्व करोगे। मैं सब तो डेटा भी बताती हूँ, तुम लोग को फॉर्मूला भी बताती हूँ, सिर्फ मैं सोल्यूशन मांग रही होती हूँ। तो जब मैं सोल्यूशन के लिए जितना टाइम देती हूँ ना, तो उसी टाइम के अंदर सॉल्व करके मुझे भेजा करो बेटा। और कोशिश करो कि हर क्लास लो और पार्टिसिपेट भी करो। व्हाट्सएप पे क्लास लेके इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो मैं दे रही हूँ, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो हाथ के हाथ चेक होती हैं, मुझे भी पता चल जाता है बच्चा कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। मैं रिकॉर्ड भी रख रही हूँ कि कितनी बच्चियाँ क्लास ले रही हैं, कितनी बच्चियाँ मुझे टेस्ट दे रही हैं, किसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, किसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे पास सब लिखा होता है, मैं क्वेश्चन का नंबर डालती जाती हूँ। फिर मैंने क्या कहा था कि जब कॉलेज खुलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह 15 सितंबर से खुलेंगे, तो 15 के बाद ठीक 1 वीक, ठीक 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। उस टेस्ट में वो बच्चियाँ जो मेरे टेस्ट दे रही हैं, ठीक है, उनको मैं 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगी। अगर वो बच्ची फेल हो रही है तो भी वो पास हो रही होगी, जो बच्चियाँ मेरी क्लास ले रही हैं, मुझे टेस्ट दे रही हैं। मैं इतना ज़्यादा कह रही होती हूँ कि बच्चियाँ आओ बेटा क्लास लो, क्लास मिस नहीं करो, तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चियाँ क्लास ले रही हैं वो दूसरी बच्चियों को भी इन्फॉर्म करो। पता नहीं तुम लोग इन्फॉर्म कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। बच्चियाँ तो वही बच्चियाँ हैं जो समझो 14 to 16 बच्चियाँ हैं, वही होती हैं। वो भी मैं इतना ज़्यादा कहती हूँ। तो कल की क्लास 14 बच्चियों ने ली थी, वरना इससे पहले 9 बच्चियाँ थीं। अब मैं चाहती हूँ कि अब कल जब मैं क्लास लूँ तो मेरे पास मैक्सिमम बच्चियाँ 40-50 तो आ जाएं बेटा। नहीं आएंगी तो अपना नुकसान कर रहे हो। कॉलेज खुलने वाले हैं, इतना सारा जो 14 चैप्टर तुम्हारे कॉलेज खुलने से पहले ये 14 चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इनको रिवाइज़ करने के लिए हम टाइम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास टाइम नहीं होगा। जो चीज़ें मैं कह रही हूँ वो बच्चियाँ जो क्लास नहीं ले रही हैं और जो ले रही हैं, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करो कि कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी ये भी पढ़ लोगे तो ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। 14 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अच्छी तरह से तैयारी करना अपनी, ठीक है, इसको पढ़ना। और जो मैं असाइनमेंट देती हूँ कोशिश किया करो कि वो मुझे जिस तरह से मैं मांग रही हूँ उस तरह से भेजा करो मुझे, ठीक है। कि अल्लाह